हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यूट्यूब कम्युनिटी में पूछे गए प्रश्नों की जो तीसरी श्रृंखला है, उन प्रश्नों के सही उत्तरों के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने इन प्रश्नों का जवाब बहुत ही धैर्य और शांति के साथ खोजबीन के साथ दिया है और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मुझे देखने में मिले हैं कि जो कि प्रश्नों को देखते ही कई बार घबरा से जा रहे हैं और कई विद्यार्थियों ने तो कमेंट्स किया कि इन प्रश्नों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उनकी तैयारी ही कंप्लीट नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तैयारी नाम का जो शब्द है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता और जहाँ तक मेरी कोशिश है कि जब भी मैं कोई प्रामाणिक बुक पढ़ता हूँ तो उसमें से प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी मुझे प्रश्न दिखाई पड़ते हैं, सोचता हूँ कि उन्हें उन प्रश्नों को मैं अपने से जुड़े हुए विद्यार्थियों से ज़रूर शेयर करूँ। अगर जो भी प्रश्न मैं शेयर कर रहा हूँ, उसमें से 2-4 क्वेश्चन भी आपके परीक्षाओं में आते हैं, तो ये मेरी सफलता मानी जा सकती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी आलोचना पुस्तक पढ़ना शुरू किया था, जो कि ये पुस्तक मैं खुद के लिए पढ़ रहा था और विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा ये बुक लिखी गई है, जिसका कि मैं रेफ़रेंस भी आपको दे रहा हूँ और उसी को पढ़ते हुए हमने इन प्रश्नों को बनाया है। तो बस आप क्वेश्चन देखिए और देखिए कि आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका सही जवाब भी आपके दिमाग में आ जाएगा। नहीं पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मानकर चलिए कि जैसे हम नए-नए प्रश्नों को पढ़ते हैं, वैसे ही ये भी प्रश्न हमारे लिए नया होगा। तो चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में गद्य साहित्य का प्रसार नामक शीर्षक किस उत्थान के अंतर्गत लिखा है? जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में प्रकरणों और उत्थानों को शामिल किया है। उन्हीं में विभाग करते हुए उन्होंने इतिहास ग्रंथों को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया कि गद्य साहित्य का प्रसार नामक शीर्षक किस उत्थान के अंतर्गत उन्होंने लिखा है? ऑप्शन दिया गया था प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, चतुर्थ उत्थान। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा कि द्वितीय उत्थान के अंतर्गत उन्होंने गद्य साहित्य का प्रसार नामक शीर्षक यूज किया है, जिसका कि जवाब इस कम्युनिटी बॉक्स में कुल 24% लोगों ने दिया। तो इस पैटर्न को आप देख रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षाओं में जब नए सवाल आते हैं तो उसको बहुत कम लोग ही सही अटेम्प्ट कर पाते हैं, या तो कोई तुक्का लगाकर उसको सही कर दिया या फिर कोई इसी तरीके से कहीं पढ़ लिया होगा तो वो उसका सही जवाब दे देता है। बाकी आप देख रहे हैं कि सही जवाब देने वालों में 56% लोगों ने प्रथम उत्थान पर टिक किया था, जो कि क्या है, गलत है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन द्वितीय उत्थान के अंतर्गत गद्य साहित्य का प्रसार। इसीलिए जब भी आप परीक्षाओं में जाइए और कोई भी नया प्रश्न आपके लिए आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो प्रश्न सबके लिए नया हो सकता है और उसको सही करने वालों की संख्या कम हो सकती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 24% ही लोग हैं। अगला प्रश्न है कि जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। तो आप देख रहे हैं कि इस कोटेशन में 3 चीज़ों की चर्चा की गई है। एक तो है उपासना किसे कहा जाता है, दूसरा है कि भावना किसे कहा जाता है और तीसरा है कि कल्पना किसे कहा जाता है। तो पहले तो इस कोटेशन को हम अपने दिमाग में बैठाएं और देखें कि किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका जो सही जवाब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा था और 70% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। कई बार विकल्प में आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहता है तो ज़्यादातर परीक्षार्थी इसी को अटेम्प्ट करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि उन्होंने 3 चीज़ों की बात इस कोटेशन में कही है। उपासना किसको कहते हैं, भावना किसको कहते हैं और कल्पना किसको कहते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है, जिसे कि हम पूजा पाठ करते हैं। इसी को भावना कहते हैं साहित्य के अंतर्गत और कुछ लोग इसको कल्पना यानी कि इमेजिनेशन कहते हैं। इस कोटेशन को कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उम्मीद है कि स्टोरी के रूप में आपके दिमागों में ये सारी बातें बैठ रही होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सैद्धांतिक और व्यावहारिक व्यावहारिक आलोचनाओं के आधार पर उनके प्रिय और आदर्श कवि कौन है?
तो देखने में ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, बस इसको अलग यहाँ पर थोड़ा सा रूप दिया गया है। इसमें सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना दोनों को जोड़ा गया है और उनके आधार पर पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय और आदर्श कवि कौन है। ऑप्शन दिया गया सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो इसका जो सही जवाब बिल्कुल 96% लोगों ने इसका सही जवाब दिया कि तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय और आदर्श कवि हैं। दो चीजें आप देख रहे हैं, एक तो सामान्य रूप से प्रिय होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का आदर्श होता है तो वो थोड़ा सा अलग वहां पर बात होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय और आदर्श कवि रहे हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि जिस प्रकार शुक्ल जी जिस प्रकार नरेतर वाह्य प्रकृति को विस्तृत रूप में देखना चाहते थे, उसी प्रकार उन्हें नर प्रकृति का विस्तार और प्रसार भी रुचिकर था। यह कथन किसका है? जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारे कवियों, लेखकों और रचनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन आगे चलकर बहुत सारे ऐसे आलोचक हुए जिन्होंने खुद रामचंद्र शुक्ल के बारे में अपने बातों को कहना शुरू किया। तो यहाँ पर शुक्ल जी को संबोधित करते हुए बात कही गई है कि जितना उन्होंने नरेतर वाह्य प्रकृति को विस्तृत रूप में देखा है, उसी प्रकार उन्हें नर प्रकृति का विस्तार और प्रसार भी रुचिकर था। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, चंद्रशेखर शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, नामवर सिंह। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि विश्वनाथ त्रिपाठी का ये कथन है कि शुक्ल जी को नरेतर वाह्य प्रकृति का विस्तार रूप और नर प्रकृति का विस्तार रूप दोनों इंपॉर्टेंट था उनके लिए। 14% लोगों ने इसका केवल सही जवाब दिया है, बाकी लोगों ने रामविलास शर्मा पर ज्यादा यहाँ पर विश्वास किया, जो कि गलत है। विश्वनाथ त्रिपाठी इसका सही जवाब है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि प्रेम के पीर की व्यंजना किन कवियों की केंद्रीय विषय वस्तु रही है? तो आमतौर पर आपने प्रेम की पीर की व्यंजना दो तरीके के कवियों के बारे में सुना होगा, लेकिन सबसे पहले जिस कवि के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हालांकि इस कथन का यूज किया है, किसके बारे में किया था? ऑप्शन दिया गया संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, रीति मुक्त काव्य। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है कि सूफी काव्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि प्रेम की पीर की व्यंजना इसमें अभिव्यक्त की है। 74% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। हालांकि रीति मुक्त काव्य दूसरा बड़ा तगड़ा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था, जिसपे कि 25% लोगों ने इसको सही मानने का प्रयास किया, लेकिन इसका जो सही जवाब है प्रेम की पीर की व्यंजना की शुरुआत सूफी काव्य के अंतर्गत मानी जाती है। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति मुक्त कुछ कवियों के लिए इसका प्रयोग किया है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि पद्मावत का कथानक घटना संकुल है, किसका कथन है? देखने में ये वाक्य काफी छोटा लग रहा है, लेकिन यही जब परीक्षाओं में आता है तो अपनी अहम भूमिका निभाता है, और उसी अहम भूमिका से आप सभी का मैं परिचय कराना चाहता हूं हर समय। तो यहाँ पर पूछा गया कि पद्मावत का कथानक घटना संकुल है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, विजय देवनारायण शाही, विश्वनाथ त्रिपाठी, नगेंद्र। तो बहुत सारे बच्चों को लगा कि विजय देवनारायण शाही ने जायसी नामक बुक लिखा है, तो इसका सही जवाब हो सकता है विजय देवनारायण शाही, लेकिन यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी ने आलोचना करते हुए लिखा है कि पद्मावत का कथानक घटना संकुल है। तो 5% लोगों ने इसका सही जवाब दिया, बाकी विजय देवनारायण शाही पर ज्यादातर विश्वास उन्होंने किया, जो कि गलत है। तो इस तरीके से हम नए नए प्रश्नों से भी परिचित हो रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को देखकर आप सभी को बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, या फिर ये भी महसूस करने की जरूरत नहीं है कि हमारी तैयारी नहीं है। बस आपको ये प्रैक्टिस करना है कि जब इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षाओं में आते हैं, इन्हीं प्रश्नों को देखकर अक्सर कहा जाता है कि पेपर कठिन आ गया है। और जब पेपर कठिन आता है तो आप देख रहे हैं कि कितने लोग इसको सही कर पा रहे हैं। 5 से 10% के आसपास में लोग ही इसको सही कर पाते हैं। इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को देखकर घबराएं ना, जिससे कि आपके आते हुए प्रश्न गलत हो जाए। तो ये चीज यहाँ पर एक आपको इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आलोचक ने छायावाद को काव्य शैली मात्र माना है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, नामवर सिंह, देवराज। तो इसका जो सही जवाब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को काव्य शैली मात्र माना था और 80% लोगों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया। हालांकि कुछ लोगों ने नामवर सिंह
के ऊपर भी थोड़ा सा विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने छायावाद नाम की बुक लिखी थी। तो इस तरीके से प्रतियोगी छात्रों को लगा कि नामवर सिंह इस कथन को बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है यहाँ पर वो रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न है कि छायावाद जिस सीमा तक जीवन की वास्तविकताओं की उपेक्षा करता है वहां तक शुक्ल जी उसके विरोधी हैं। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया था नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ त्रिपाठी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि विश्वनाथ त्रिपाठी का मानना है कि छायावाद जिस सीमा तक जीवन की वास्तविकताओं की उपेक्षा करता है वहां तक शुक्ल जी उसके विरोधी हैं। 4% लोगों ने इसका केवल सही जवाब दिया है, बाकी ने नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी इत्यादि पर ज्यादा विश्वास किया है। लेकिन यहाँ पर इसका जो सही जवाब है यह है विश्वनाथ त्रिपाठी ने इस बात को कहा है। चलते अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक हैं। तो ये बहुत ही सामान्य तरीके का प्रश्न है, लेकिन अगर इसका उत्तर नहीं मालूम होगा तो यही प्रश्न बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब था रामचंद्र शुक्ल, जिसको कि 76% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, ध्यान में रखिए कि काव्य में रहस्यवाद नामक निबंध रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि प्रसाद कवि के रूप में छायावादी थे तो उपन्यासकार के रूप में यथार्थवादी। इसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रेम शंकर। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि विश्वनाथ त्रिपाठी का मानना है कि प्रसाद कवि के रूप में छायावादी थे तो उपन्यासकार के रूप में यथार्थवादी थे। मात्र 6% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। हालांकि मैंने पहले इंडिकेट किया था कि मैं हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक को पढ़ रहा हूं, और जहां भी मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कोई भी प्रश्न बनते हुए दिखेंगे तो मैं कम्युनिटी बॉक्स में जरूर इसको डालूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप सभी को नए नए प्रश्न और नए नए आलोचकों से धीरे धीरे परिचय हो रहा होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला प्रश्न, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आपने इसका बिल्कुल 90% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इसका कथन है जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि पंत। 90% लोगों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया कि पंत का मानना था कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया पंत। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है और कविता परिवेश की पुकार है। इसका कथन है। आमतौर पर आपने परीक्षाओं में देखा होगा कि इतना दूर तक ही प्रश्न आता है कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, इसका कथन है, और इसका नाम लेते ही आपके दिमाग में तुरंत आता है कि निराला द्वारा ये कहा गया है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। हालांकि इस किताब को पढ़ते हुए, हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब को पढ़ते हुए, हमने एक और यहाँ पर देखा, दूसरा पॉइंट लिखा था कविता परिवेश की पुकार है। कविता परिवेश की पुकार है, ये कथन है निराला का। तो हमने यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया है कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है और कविता परिवेश की पुकार है। किसका कथन है? तो उम्मीद है पूरी कि मुझे आप याद रखेंगे कि निराला द्वारा लिखा गया कथन है। अगर आगामी परीक्षाओं में आएगा तो बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि असल में शुक्ल जी की प्रवृत्ति यह रही है कि वे तटस्थ रहकर किसी निर्माण कार्य को देखते थे, और जब वह अपने में पूर्ण हो जाता था तब उसके मूल को आंकते थे। इमारत बन जाने पर उसकी नींव देखते थे। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी। तो पूरे द्विवेदी लोगों को ही मैंने ऑप्शन में रखने का प्रयास किया, जिससे कि टफ मुकाबला हो अगर ऑप्शन की दृष्टिकोण से देखें। लेकिन इसका जो सही जवाब यहाँ पर है वो है शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी का नाम आप लोगों ने आलोचना में जरूर सुना होगा। छायावाद से संबंधित इन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं और छायावाद को इन्होंने उपनिषद भी कहा है। कई परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, तो उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा। इनकी रचनाओं में साहित्यिकी नाम की इनकी खास आलोचनात्मक पुस्तक रही है, उसी में उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बातें कही हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, बी हो गया। ठीक है, शांति प्रिय द्विवेदी। कुछ बच्चों ने
कमेंट्स बॉक्स में लिखा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के काफ़ी विरोधी थे, तो ये ऑप्शन में कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये सतही तौर पे जो बच्चे बुक्स पढ़े हुए हैं, जो वन लाइनर किताबें हैं जो मार्केट में बहुत पॉपुलर हैं, ऐसी बात नहीं है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के विरोधी थी, बल्कि वे उनके विकास क्रम को आगे बढ़ाने वाले आलोचक रहे। ठीक है ना, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि कविता तो हृदय का छंद पाकर भावात्मक हो ही गई, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध भी हृदय का अंतःसूत्र पा गए। किसका कथन है? आमतौर पर कहा जाता है कि जो कविता है वो भावना प्रधान होती है, उसमें हृदय का भाव ज्यादा होता है। उपन्यास, नाटक, निबंध इत्यादि विचार प्रधान होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बात क्या कही जा रही है कि कविता तो हृदय का छंद पाकर भावात्मक हो ही गई है, लेकिन इसके साथ ही कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध को भी हृदय का अंतःसूत्र मिला है, अंतःसूत्र पा गए हैं। इसका कथन है, ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, नगेंद्र। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि शांति प्रिय द्विवेदी का ये मानना था, और केवल 11% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो इसी तरीके से आप देखिए कि जब परीक्षाओं में नए सवाल पूछे जाते हैं तो उसको सही करने वालों की संख्या भी कम ही रहती है। इसलिए परीक्षाओं में जब आप जाइए, क्वेश्चन पेपर को उलटिए पलटिए और आपके लिए नए प्रश्न आ रहे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबरा जाएंगे तो आपके आते हुए सवाल भी गलत होने लगेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भावुक कवि बड़बड़िया नहीं होता, जिस कवि के पास कथ्य होता है वह दूर की कौड़ी नहीं लाता। किस आलोचक का कथन है? रामचंद्र शुक्ल, कृष्णशंकर शुक्ल, नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि कृष्णशंकर शुक्ल का मानना था कि भावुक कवि बड़बड़िया नहीं होता, जिस कवि के पास कथ्य होता है वह दूर की कौड़ी नहीं लाता है। 19% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रीति काल के लिए श्रृंगार काल नामकरण मिश्र जी की मौलिक सूझ नहीं है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास में यह नाम भी सुझाया था। इसका कथन है। मुझे बड़ा आश्चर्य और हैरानी हो रही है कि कुछ बच्चों ने कम्युनिटी बॉक्स में लिखा कि यह प्रश्न ही नहीं समझ में आया। ठीक है, कुछ बच्चों छात्रों की ये आदत होती है कि वो कोशिश करते हैं कि जो प्रश्न पूछने वाला है वो गलत प्रश्न पूछा है, उसको प्रश्न पूछने का ढंग नहीं है। यहाँ तक कि मैं एग्जामिनेशन में कई बार इन्विजिलेशन की ड्यूटी करता हूँ, तो वहाँ पर भी कुछ बच्चे क्वेश्चन पेपर को देखकर खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये फला क्वेश्चन गलत है। तो किसी को गलत करने से पहले प्रश्न को ध्यान से आपको देखना है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार यूपी टीजीटी पीजीटी में दूसरे फॉर्म में आ चुका है। वहां पर ये पूछा गया था कि रीतिकाल के लिए श्रृंगार काल नाम किसने सुझाया था, और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि उसका उत्तर भी दे दिया गया कि किसने सुझाया था, लेकिन ये कथन किसका है, ये किस बुक में आपको मिलेगा, उसकी जानकारी इस प्रश्न के माध्यम से हो जाएगी। पहले आप ध्यान में रखिए कि रीतिकाल के नामकरण को लेकर काफी विवाद रहा है। तो मिश्र जी, यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बारे में चर्चा की जा रही है कि उन्होंने श्रृंगार काल तो कहा, लेकिन ये उनकी मौलिक सूझ नहीं है। मतलब ये उनका नामकरण मौलिक नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने रामचंद्र शुक्ल द्वारा सुझाए गए नाम को ही अपने नाम से एक तरीके से कॉपीराइट करा लिया। ये कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया था बच्चन सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सुमन राजे। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि विश्वनाथ त्रिपाठी का ये कथन है कि श्रृंगार काल मिश्र जी की मौलिक सूझ नहीं है, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सुझाए गए। आप बहुत सारे इतिहास ग्रंथों को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए सुझाया गया नाम आपको पहली बार पता चलेगा। आप वन लाइनर किताबों में और पॉपुलर किताबों में आप देखेंगे, याद कर लिए होंगे कि श्रृंगार काल ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है उनकी मौलिक स्थापना नहीं है, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाव को ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से ये कथन विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपनी बुक में लिखा है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि सहृदयता की मात्रा गुप्त जी की कविताओं से सनेही जी की कविताओं में अधिक मिलती है। यह किस विद्वान का कथन है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो कवियों के बारे में चर्चा की जा रही है, मैथिली शरण गुप्त और गया प्रसाद शुक्ल सनेही, जिनको कि त्रिशूल भी कहा जाता है। उनकी कविताओं की बात की जा रही है कि अगर सहृदयता की चर्चा की जाए तो गुप्त जी की कविताओं से सनेही जी की कविताओं में अधिक मिलती है। ये किसका कथन है? और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है ऑप्शन को देखकर। ऑप्शन जो दिया गया कि रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, निराला पंत, तो किसी को नहीं लगा कि इसका जो सही जवाब है निराला है। 0% लोगों ने कुल
1 घंटे के आसपास में 0% लोगों ने कहा कि निराला का ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है तो रामचंद्र शुक्ल का है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका जो सही जवाब है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो कवि तो थे ही, उन्होंने आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं। उसमें उन्होंने इस बात को लिखा है कि सहृदयता की मात्रा गुप्त जी की कविताओं से स्नेही जी की कविताओं में अधिक मिलती है। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे ही पूछ लिया गया है, लेकिन अगर यही प्रश्न आपको परीक्षाओं में आएगा तो तमाम किताबों को आप खंगालना शुरू करेंगे कि अरे यार, ये प्रश्न कहाँ से आया हुआ था, हमने तो फला पांडे ढेका मिश्रा की किताब को पढ़ा था, लेकिन ये कहाँ से प्रश्न आ गया। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ध्यान में रखिए कि ये जो प्रश्न था, इसका जो सही जवाब है ये निराला द्वारा ये कथन कहा गया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। तो यहाँ पर गीत की परिभाषा दी है। हालांकि हम लोग फिल्मी गीतों को सुनते हैं और तमाम अपने अपने मातृभाषाओं में जो गीत होते हैं उनको सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी परिभाषा दी गई है कि गीत क्या है। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही क्या है, गीत है। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया था प्रसाद, निराला, महादेवी, पंत। तो इसका बिल्कुल सही जवाब बच्चों ने दिया है कि महादेवी वर्मा ने इस परिभाषा को दी है। 68% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, किसका कथन है? और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आपके लिए नया नहीं होगा, रिवीजन के तौर पर होगा कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। ऑप्शन दिया गया था रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद, पंत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है कि जयशंकर प्रसाद, और 79% बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि कविता की साधना को भाव योग किसने कहा है? कविता की साधना को भाव योग किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। 90% लोगों ने इसका सही जवाब दिया कि कविता की साधना को भाव योग रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमने कुल 20 प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इन 20 प्रश्नों में से 5 प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में आते हैं, या फिर 2 से 5 भी आते हैं, तो एक तरीके से ये वीडियो लेक्चर सफल माना जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर पर फाइटिंग होती है, लड़ाई होती है और कंपटीशन होता है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एक वीडियो लेक्चर, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि ये 20 सवाल आप सभी को अच्छे लगे होंगे। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।